नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो फेयर चल रही होगी, वो अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर पूरी आपकी जो यूपीएससी की तैयारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि निःशुल्क कराई जा रही है। और इसी सीरीज में आपकी इंडियन पॉलिटी की क्लास चल रही है। जो बच्चे नए हैं उनसे लास्ट क्लासेस में कहा गया था वो आपकी पहली क्लास है और बिल्कुल जीरो से शुरुआत की गई है। जो बच्चे अभी नए हैं वो आज उनके लिए ये दूसरी क्लास है। और ये यकीन मानिए, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन, अगर पैसों के अभाव में आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आप ऐसे क्षेत्र से आते हैं, दूर दराज एरियाज से आते हैं जहां पर आप दिल्ली और अन्य जगहों पर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घर रहते हुए ये प्रिपरेशन बिल्कुल इजी बना सकते हैं हमारे थ्रू। ये यहां पर आप सभी जानते हैं कि ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर जो प्रिपरेशन है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। इसी के साथ साथ आपको जो बुक्स हैं वो भी यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराया जा रहा है। निःशुल्क आपको किताबें भी दी जा रही हैं। जिन बच्चों को फ्री में लेक्चर मिल रहे हैं, बुक्स मिल रहे हैं, ये सारे जो आपको रिसोर्सेस अगर मिल रहे हैं तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसी के साथ साथ जो हमारा स्टडी मटेरियल है, ठीक है, जो ओनली यूपीएससी का स्टडी मटेरियल है वो भी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिल्कुल सब कुछ निःशुल्क कराया जा रहा है। और अगर जो बच्चे नए हैं उन्हें अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, 9711141048 इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आपको इंटरटेन किया जाता है। ठीक है, ये तो रही बात है। और अगर आपको क्लास, जो आप क्लास करते हो उसमें कोई आपको डाउट आता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उस पर रोज रात में यहां पर टेलीग्राम चैनल पर यहां पर लाइव डाउट सेशन किया जाता है। ठीक है, लाइव होता है, यानी कि आपने सुबह में क्लासेस कर ली और अगर कोई दिक्कत क्लासेस में आए तो आप ये रात में लाइव से जुड़े और आपको कोई भी डाउट है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो इस लाइव डाउट सेशन में आपका उसका सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, आपको जो टॉपिक है उसे क्लियर किया जाता है। तो ये ओवरऑल हमारा प्रोग्राम इस तरह से कुछ वर्क करता है। बाकी आपकी हमारी ये जो पॉलिटी की क्लास है वो चली रही है और हमने लास्ट क्लासेस में आर्टिकल 19 को देखा था, किस तरह से राइट टू फ्रीडम का जो मामला था उसको हम देख रहे थे। और इसी को थोड़ा सा आज की क्लासेस में उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 19 को ही। तो जो बच्चे नए हैं वो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है, पुराने वाले भी बताएं। और आपको ये सारी सर्विसेज जो यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है, मुहैया कराई जा रही है, क्या आपको मिल रही है या फिर कोई कहीं दिक्कत आ रही है। जिन बच्चों को बुक्स अभी तक नहीं मिली है वो व्हाट्सएप पर जाकर, इस पर आप जाकर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आपको आज शाम तक, इवनिंग तक जो पुरानी बुक्स सभी बच्चों को दी गई थी या जो अभी तक की जो किताबें आपको दी गई हैं, बुक्स प्रोवाइड की गई हैं, वो फिर से ग्रुप में हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहां पर डाल दिया जाएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास को। और जो बच्चे नए हैं उनके लिए एक बार और इंफॉर्मेशन दे दूं, और प्लीज आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो साइड में आपको ये चैनल दिख रहा है शुभम मिश्रा के नाम से, ये नया चैनल है, ओनली यूपीएससी का ही चैनल है। यहाँ पे आपको लेटेस्ट जो जानकारी है, जैसे यूपीएससी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स आ रहे हैं या फिर नोट्स कैसे बनाना, आंसर राइटिंग कैसे करना, A to Z, यानी क्लासेस तो आपको इस चैनल पर, ओनली यूपीएससी के चैनल पर मिलती ही है। इसी के साथ साथ शुभम मिश्रा वाले चैनल पर जो साइड में दिख रहा है यहाँ पर इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो मैंने अभी बताया। तो प्लीज जाकर यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें शुभम मिश्रा वाला चैनल। और ये जो चैनल है यहाँ पर 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की गई थी कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन उसकी शुरुआत आप कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट। इनिशियल स्टेज में अगर आप हैं तो आप तैयारी की शुरुआत कैसे करें, जाइए एक बार इस वीडियो को देखें जो एरो में आपको दिख रहा है। ठीक है, इस वीडियो की जो लिंक है वो इसी वीडियो, जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाकर देखिए उसे और आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास को। देखिए लास्ट क्लासेस में हमने क्या देखा था, एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताओ। फंडामेंटल राइट हम लोग देख रहे हैं, मूल अधिकार हम पढ़ रहे हैं, और इसी सीरीज में आर्टिकल 19 के कुछ पार्ट यानी अनुच्छेद 19 के कुछ पार्ट्स को हमने डिस्कस किया था, पढ़ा था, समझा था। और इसी सीरीज, इसी आर्टिकल 19 को आज हम एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए अब मूल अधिकार क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मूल अधिकार। और मूल अधिकार में क्या पढ़ रहे हैं भैया, ये स्वतंत्रताएं जो हमें मिली हैं। ठीक है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो क्या है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है ना, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम वाला मामला है ना, राइट टू फ्रीडम। ठीक है,
आर्टिकल कितने से कितने तक है? 19 से 22 तक का मामला है ना, तो 19 को हम लोग देख रहे हैं, अनुच्छेद 19 को। चलिए देखिए, लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था कि भाई जो स्वतंत्रताएं हैं, किस प्रकार से स्वतंत्रताएं हमें मिली है ना, और किस प्रकार से हम बोलने पर हमें प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, हम अपनी आजादी है, हमें क्या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की थिंकिंग जो हमारी है वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने देखा। और वहीं साथ में हमने क्या देखा कि भैया ये जो आर्टिकल 19 है इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी इंपोज किए गए हैं, कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी, ठीक है। अब आज की क्लासेस में एक बार सबसे पहले आप ये बताएं कि जो क्लासेस थी वो आपको समझ में आई है। चलिए आज की क्लास अब स्टार्ट करते हैं। देखिए जो स्वतंत्रताएं हैं, हमें जो फ्रीडम मिले हुए हैं, उन फ्रीडम्स में क्या जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो प्रतिबंध क्या तार्किक हैं, अतार्किक है, वो हम देखते हैं थोड़ा बहुत। मतलब जो आपको प्रतिबंध आपकी स्वतंत्रताओं पे लगाए हैं, जो रिस्ट्रिक्शन इंपोज किए गए हैं, उस पर क्या वो सही है या कुछ गलत भी है, इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो क्या भैया स्वतंत्रताओं पे क्या टॉपिक है? स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, पर प्रतिबंध क्या है? तार्किक, यानी लॉजिकल है। अगर लॉजिकल है तो क्या क्या लॉजिकल है, ठीक है। देखिए तार्किक का मामला यह है कि स्वतंत्रता में आपके प्रतिबंध लगाया जा सकता है तब जब आप क्या है कुछ ऐसी सामाजिक ऐसी एक्टिविटी करते हैं, सोशल एक्टिविटी करते हैं जिसमें क्या है, इसमें दूसरों को क्या हो, हानि पहुंच रही हो। क्या पहुंच रही हो? दूसरों को हानि पहुंच रही हो, दूसरों को आप ये कहें कि उसको आप कोई दिक्कत हो आपके बोलने से, तब ये क्या है, ये स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है वो तार्किक है, लॉजिकल है, ठीक है। और क्या भैया, वही जो बातें मैंने आपको बताई थी कि ये सारा क्या है, स्वतंत्र, अगर सामाजिक दुष्प्रभाव पड़ रहा है, सोशल नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा है सोसाइटी में, तो क्या भैया अगर सोसाइटी में क्या है, अगर ये सोसाइटी में नेगेटिव इंपैक्ट है ना, ये नेगेटिव इंपैक्ट आपका पड़ रहा है, तो भैया ये क्या है, ये यहां पर दिक्कत होनी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल मामला क्या है, ओवरऑल मामला आपका स्वतंत्रता पर प्रतिबंध अगर तार्किक है तो इन आधार पर लगाया जाएगा, ठीक है। अब ये तार्किक का मतलब लॉजिक अगर सही है, ठीक है। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना सही क्यों है? क्योंकि ये मामला अगर कोई आप कुछ चीज बोल रहे हो किसी पर तो वो हानि हो रही है किसी को, अगर तो ये मामला और आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। बाकी अब ये स्वतंत्रता पर प्रतिबंध अतार्किक कैसे होगा, यानी कि लॉजिकल ना होकर आपका ये अतार्किक कैसे होगा, यानी कि अतार्किक, ठीक है। अच्छा चीजें समझ में आ रही तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध अतार्किक कैसे। जैसे स्वतंत्रता को कुचल देना, बात को समझिएगा, अगर आपके स्वतंत्रताओं को कुचल दिया जाता है, क्या है, जो स्वतंत्रताओं को कुचल देना मतलब क्या, आपको घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, ठीक है, बाहर नहीं निकल सकते आप, ठीक है, आपको घर में ही कैद कर दिया जाए, ये क्या है, आपकी स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है ना। और क्या है, लॉजिकल नहीं है ना, तार्किक तो है नहीं भैया, क्यों लगा रहे हो, क्या रीजन है, लॉजिकल नहीं है ना, तो ये क्या है, ये स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाना होगा। अगर कोई रीजन इसके पीछे कारण नहीं है तो ये क्या है, ये अतार्किक है। जो स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध आपके लगाया जा रहा है वो गलत है, अतार्किक मतलब रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। तो अगर ये आपकी स्वतंत्रताओं को कुचला जा रहा है, जैसे सरकार है ना, सरकार कुछ ऐसे बिल लेकर आती है, सरकार आपका अगर ये कहें कि आप सरकार का विरोध कर रहे हैं और वो विरोध जो है वो जायज विरोध है, और सरकार अगर वो विरोध करने नहीं दे रही है तो ये भी क्या है, तो ये भी भैया ये क्या है, ये भी आपकी स्वतंत्रताओं पर अतार्किक क्या प्रतिबंध लगाया जा रहा है। क्या है, सरकार विरोध, सरकार का विरोध अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप तार्किक वे में कर रहे हैं, यानी कि आप अगर लॉजिकल तरीके से कर रहे हैं सरकार का विरोध, तो क्या भैया सरकार का जो विरोध है उसको दबा देना, ये क्या है, ये भी इसके अंतर्गत आएगा, अतार्किक विरोध के अंतर्गत, अतार्किक प्रतिबंध के अंतर्गत। अगर सरकार आपकी विरोध जो आप कर रहे हो वो अगर सही विरोध है, कुछ पॉइंट्स हैं उसमें, ऐसा नहीं कि आप देशद्रोही नारे लगाने आसने शुरू कर दिए, तो भैया ये बिल्कुल कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है और इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, ठीक है। चलिए अब ये सारी चीजें नोट डाउन करते चलें अपने शब्दों में, मैं बार बार कहता हूं कि अपने वर्ड्स में इसको आप नोट डाउन करते चलें। और चीजें अगर क्लासेस समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक का बटन जरूर दबाया करें, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। चलिए अब देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जो हेट स्पीच वाला मामला है उसको हम देखते हैं। मतलब
आपको जो स्वतंत्रता मिली हुई है बोलने की है, और क्या है भैया, और एक वर्ड आता है हेट स्पीच, यानी घृणा वाला जो मामला है। अगर कुछ ऐसी बातें आप बोल रहे हैं जो सोसाइटी में ये कहे कि किसी पर किसी को वो पसंद नहीं आती, तो इस पर थोड़ा सा हम कंट्रडिक्शन देखते हैं कि क्या है ये मामला। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है हमारा टॉपिक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता एवं हेट स्पीच वाला जो मामला है, हेट स्पीच है ना, हेट स्पीच वाला जो मामला है, ये क्या है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हेट स्पीच। देखिए आर्टिकल 19(1) जो अनुच्छेद 19(1) है, उसमें साफ साफ क्या कहा गया है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या कहा गया भैया, आर्टिकल जो आपका आर्टिकल 19(1) है, ठीक है, यहां पे साफ साफ क्या कहा गया अनुच्छेद 19(1) में ए में, ठीक है, साफ साफ क्या कहा गया, साफ साफ ये कहा गया है भैया कि व्यक्ति को अपनी क्या है, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, की स्वतंत्रता है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति कह सकते हैं, बोलने और एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है ना। अब देखिए, अब एक बात बताओ, अगर आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी आपके बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो क्या होगा, आपका जो विचार है वो आपके दिमाग में ही क्या रह जाएगा, रह जाएगा, आपका दिमाग, आपका जो विचार है वो मर जाएगा, है ना। अगर आपको बोलने पर आपके प्रतिबंध लगा दिया जाए तो क्या होगा, आपका जो विचार है वो मर जाएगा, है ना। एक मिनट, चलिए, तो क्या है भाई मामला, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला मामला क्या है, आपका जो विचार है वो मर जाएगा। तो भैया अगर आप जीवित प्राणी हैं, अगर आप सोसाइटी में सरवाइव कर रहे हैं, तो आपके बोलने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, है ना। और अगर लगाया जाता है तो ये मानकर चलिए क्या है भैया, आपके जो विचार हैं वो विकसित ही नहीं होंगे। क्या आएंगे, अगर इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, रिस्ट्रिक्शन अगर इंपोज किया गया, तो आपके विचार जो है, विचार मर जाएंगे, विचार विकसित नहीं होंगे, विकसित नहीं होंगे। बात तो समझिएगा, नहीं होंगे। अब ऐसे समझिए कि एक बच्चा है, जिस बच्चे को आप ABCD शुरुआत में सिखा रहे हैं, मान लेते हैं कि आपने उसे बोलना ही नहीं सिखाया, तो वो क्या है, वो एक तरीके से आप जब वो बड़ा होगा तो उसे बोलना भी नहीं आएगा, वो पागल सा हो जाएगा, और ये कहेंगे उसके वर्ड्स भी नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप सिखाते क्यों हैं बोलना, धीरे धीरे आप बोलना सिखाते क्यों हैं, क्योंकि भैया उसके विचार, अगर आप जो सिखाते हैं उससे आपकी ये जो उसकी थिंकिंग है वो भी डेवलप कर रही होती है, उसके विचार भी क्या है, थोड़ा सा सोचने समझने की शक्ति उसकी डेवलप कर रही होती है। तो क्या भैया, अगर इस पर बोलने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा तो आपके विचार, व्यक्ति के जो विचार है वो क्या है, उसका विकास नहीं होगा, विचार का विकास नहीं होगा। और विचार के विकास के लिए क्या है, विचार के विकास के लिए ये जरूरी है, विचार के विकास के लिए यानी कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी जो थिंकिंग है उसमें अगर डेवलपमेंट चाहते हैं, तो इस पर क्या है, विचार के विकास के लिए ये जरूरी है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको दी जाए, आपको मिले, ठीक है। तो विचार के विकास के लिए क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता जरूरी है, ठीक है। और ये विचार का विकास तभी होगा जब ये आपका अभिव्यक्ति, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको मिली रहेगी। तो आर्टिकल 19(1) में साफ साफ कहा गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब ये स्वतंत्रता विवेकशील व्यक्ति के विचारों को अभिव्यक्ति करने के लिए जरूरी है। किसके लिए भैया, विवेकशील व्यक्ति के, मतलब विवेकशील व्यक्ति के विचार के विकास के लिए क्या है, के विकास के लिए जरूरी है ना, के लिए जरूरी। बात को समझिएगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई, तो प्लीज ये नोट डाउन कर ले एकदम। व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं हेट स्पीच वाला मामला जो है वो अभी हम देखते हैं, लेकिन ये नोट डाउन करने की व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, अगर प्रतिबंध लगाया जाएगा, अगर स्वतंत्रता बोलने पर आपके और अभिव्यक्त करने पर, एक्सप्रेस करने पर कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया जा रहा है, तो आपकी जो थिंकिंग है वो डेवलप नहीं कर पाएगी,
और आपकी थिंकिंग, जो आपकी विचारधारा है, उसका क्या होगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा। अगर विकास होने के लिए क्या है, विकासशील व्यक्ति के विचार के विकास के लिए यह जरूरी है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसको मिले। ये नोट डाउन कर लें, ठीक है, ये नोट डाउन कर लें। चलिए अब देखिए, अब ये जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको मिली है, यानी बोलने और अभिव्यक्त करने की जो स्वतंत्रता आपको मिली है, ठीक है। अब ये जो स्वतंत्रताएं आपको मिली है, ये स्वतंत्रताएं इस बात से सरकार आपकी स्वतंत्रता छीन नहीं सकती कि अगले को आपकी बात बुरी लग रही है या पसंद नहीं आई, इस आधार पर आपके बोलने की स्वतंत्रता छीनी नहीं जा सकती। बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। क्या मैं बोल रहा हूं कि स्वतंत्रता का दमन जो है सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सकता। क्या है भैया, स्वतंत्रता का दमन, स्वतंत्रता का दमन सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता कि अगले को, अगले व्यक्ति को आपकी बात, आपका जो वक्तव्य है, आपका स्टेटमेंट, आपकी बात पसंद नहीं आई। बात को समझिएगा। मैं कोई बात बोलता हूं, ये मेरी आजादी है, मुझे राइट मिला हुआ है संविधान में कि मैं अपनी बात को रखूं। किसी को पसंद आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है, वो अगले के ऊपर डिपेंड करता है, अगले के ऊपर ये निर्भर करता है। लेकिन अगले को मेरी बात पसंद नहीं आ रही है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी बात बोलूंगा नहीं। तो क्या भैया, स्वतंत्रता का दमन, ये अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही तो मेरी बातों, मेरे विचारों का दमन आप नहीं कर सकते हो, समझ रहे हैं, मेरे विचारों को रिस्ट्रिक्ट आप नहीं कर सकते हो, समझ रहे हैं आप। तो भैया क्या है, स्वतंत्रता का दमन सिर्फ इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि अगले व्यक्ति को आपकी बात पसंद नहीं आई। बात क्लियर है। अगर तब तक, जब तक आप ऐसा कुछ ना बोल दें कि अगले की प्रतिष्ठा पर कोई सवाल खड़ा हो जाए, अगला अपने सार्वजनिक जीवन को नहीं जी पा रहा है, तो क्या भैया, ये क्या है, ये इस आधार पर नहीं आप तुरंत कोर्ट कचहरी पहुंच जाओगे, आप तुरंत पुलिस थाने पहुंच गए और आपने कहा कि भैया जो इसने बोला है वो गलत है। भैया अगर तार्किक होगा, अगर उसने ऐसा कुछ वाकई में बोला है जो आप, वो जांच का विषय है, ठीक है। लेकिन भैया आप इस तरह से आप किसी के बोलने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हो, ठीक है। टीवी न्यूज चैनल्स में आप देखते होंगे क्या कि लगातार डिबेट होते रहते हैं, लोग आते हैं, अपने विचार रखते हैं, तो ऐसे में तो लड़ाइयां भी होती हैं। टीवी न्यूज चैनल्स तो आप देखते होंगे, आज का जो टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया का जो मामला है, वो तो आप देखते होंगे किस तरह से पैनल में बैठे लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। यहां तक कि जो एथिक्स होता है न्यूज चैनल का, वो भी थोड़ा सा परे चला जाता है। तो भैया ओवरऑल कहने का मतलब है, एथिकल वाला मामला हट भी जाता है, उसके बावजूद भी जो है ये चीजें बनी रहती है ना। लोग एक दूसरे को, आप ये कह सकते हैं, गाली भी देते हैं ऑन एयर अगर न्यूज चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया में बहस हो रही है, वहां पर इस तरह की चीजें भी देखने को आई हैं। लोगों को क्या है भैया, हाथापाई भी करते हुए देखा गया मेन स्ट्रीम मीडिया में लाइव चलते हुए शो डिबेट में। तो क्या है भैया, ये कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन क्या है भैया, ये जो स्वतंत्रता का दमन इस आधार पर नहीं किया जा सकता है, स्वतंत्रता का दमन इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि भैया अब आपको ये बात पसंद नहीं आई, ठीक है। तो ये बातें क्लियर है। तो भैया ये आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, एक बुक आई थी, ठीक है, एक किताब आई थी, ठीक है। इस किताब का नाम है पेरुमल मरुगन, ठीक है। क्या नाम है, पेरुमल मरुगन। किताब ये आई थी, किनकी आई थी, नहीं किताब का नाम नहीं है, पेरुमल मरुगन। इन्होंने एक किताब लिखी थी, ठीक है। इन्होंने क्या लिखी थी, इन्होंने एक बुक लिखी, ठीक है। उस बुक को कई ऐसे समुदाय के लोग थे, कई ऐसे संगठन थे जिन्होंने कहा कि इस बुक को क्या करो, आप हटा दो, मतलब आप इसको डाउन कर दो और इसकी जो पब्लिकेशन है उसको बंद करवा दो। वो कहां पहुंच गए, वो कोर्ट भी पहुंच गए, कहने कि भैया ये जो किताब है वो हमें पसंद नहीं आ रही है, सोसाइटी में इस पर क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। महिलाओं के ऊपर लिखी गई किताब थी। कुछ आप सर्च करना गूगल पे, आपको ये पेरुमल और मरुगन वाला जो बुक थी, वो महिलाओं के ऊपर कुछ टिप्पणियां कुछ ऐसी लिखी हुई थी, जहां पर कुछ ऐसे संगठनों ने उसका क्या किया, विरोध किया और कहा कि भैया ये जो किताब है उसको आप डाउन करवा दो, मतलब इसकी जो पब्लिकेशन है उसको बंद कर दो। उन्होंने क्या किया, वो संगठन कुछ ऐसे थे जो कोर्ट पहुंच गए, मद्रास हाईकोर्ट। कहां पहुंच गए, मद्रास हाईकोर्ट। कहां पहुंच गए, मद्रास हाईकोर्ट। तो भैया जब ये मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे तो मद्रास हाईकोर्ट ने पता है क्या बोला इस बुक के मामले में, जो
पेरुमल मुरुगन के द्वारा लिखी गई ये किताब। इस किताब पर जो मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला, टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि अगर किसी को ये किताब पसंद नहीं आ रही है तो आप ना पढ़ें। कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा समुदाय, कोई ऐसा संगठन, ये कोई मुट्ठी भर लोग जिनको ये किताबें पसंद ना आए, तो ऐसा जो कोर्ट है, कचहरी, जो सरकार है, वो ये नहीं कर सकती कि भैया बिना किसी आधार पर किसी की किताब को आप बंद करवा दोगे। कहने का अगर आपको नहीं पसंद आ रही है तो आप मत पढ़ो। समझ रहे बात को? तो जो आपका मद्रास हाई कोर्ट है उसने साफ साफ कहा कि भैया ये जो बुक है वो बंद नहीं होगी। हाई कोर्ट ने साफ साफ इस पर टिप्पणी की कि यदि आपको नहीं पसंद तो आप मत पढ़ो। तो कहने का मतलब यही है कि स्वतंत्रता का दमन जो है सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सकता कि अगले व्यक्ति की जो बात है वो आपको पसंद नहीं आए। अगर तार्किक बात लिखी गई है किताबों में, बुक्स में, तो भैया वो पब्लिश होनी चाहिए, पब्लिकली उसको पढ़ा जाना चाहिए। बात को समझ रहे हैं? तो ये वाला मामला भी आप कोट कर सकते हो कहीं भी एग्जामिनेशन में, मेंस के आंसर को लिख रहे हो आप, तो ये वाला मामला भी आप क्या कर सकते हो, कोट कर सकते हो कि जो आपका मद्रास हाई कोर्ट ने है वो क्या कहा, वो साफ साफ कहा कि ये क्या है, इसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि अगर आपको पसंद नहीं है पढ़ना तो आप मत पढ़ो, लेकिन बुक जो है वो क्या है, डाउन नहीं की जाएगी, उसको हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये मामला इस तरह से है। ये आप समझ रहे हैं, हेट स्पीच क्या है, घृणा वाली बात क्या है, घृणा वाली बात, अगर वो घृणा वाली बात होगी तभी एक्शन लिया जाएगा, तभी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन आप ये कहें कि आप राउडी राठौर बनकर आप किसी के बोलने पर प्रतिबंध लगा देंगे, क्यों? क्योंकि आपको ये अधिकार मिला है, तो ये गलत है, वो देखा जाएगा। तार्किक है आप जो आप ये कह ले कि जो आरोप लगा रहे हो वो सही है तो ही उस पर एक्शन लिया जाएगा, ऐसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो भैया क्या है, ये जो बुक है इनके द्वारा लिखी गई वो क्या है, वो मद्रास हाईकोर्ट ने साफ साफ इस पर क्लियर किया। ठीक है, तो हेट स्पीच और मामला ये है, समझ रहे हैं आप? अब देखिए, इसको नोट डाउन कर ले प्लीज, इसे नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट आप ले लें, इसको नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, ये रहा। अब देखिए, अब ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला जो मामला है वो मामला इस तरह से हम ये कह सकते हैं। देखिए, जो हेट स्पीच यानी घृणा वाली अगर आप कुछ ऐसी बात करते हो, ठीक है, तो भैया ये सिर्फ इस आधार पर ये कहा जा सकता है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर आप क्या नहीं कर सकते, आप किसी समुदाय को भड़का नहीं सकते, आप ऐसे गलत स्टेटमेंट नहीं दे सकते जो किसी जाति समुदाय को भड़काए। तो भैया ये क्या है, ये कुछ इस आधार पर, यानी आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो कि जो जहां पे सामुदायिक हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। क्या है, जहां पर कोई सामुदायिक हिंसा को अगर बढ़ावा मिल रहा है, यानी सामुदायिक हिंसा को अगर, ये सामुदायिक हिंसा को अगर कहीं बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है, तो अगर ये सामुदायिक हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है तो आप पर क्या है, आप पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज किए जाएंगे। और क्या है, तो भैया ये क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर आप ये नहीं कर सकते हो क्या कि कहीं आपने बोल दिया, आप कहीं जहर बोल रहे हो, इस तरह का मामला ये नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और हेट स्पीच में अंतर है। बात को समझ रहे हैं? यानी कि अगर आप हेट स्पीच इस तरह की बातें कर रहे हो तो भैया आप पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, लेकिन अब व्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ इस आधार पर ही नहीं छीनी जा सकती कि आपको बात पसंद नहीं आ रही है। बात क्लियर हो गई? मतलब दोनों तरफ से मामला क्या है, वो तार्किक है, लॉजिकल है, अगर सही है तो ही यहां पर क्या किया जाएगा, आप पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। नोट कर ले इसको। चलिए, इसको आपने नोट डाउन कर लिया। देखिए, ये जो मैं यहां पर ऑन बोर्ड आपको समझा रहा हूं, जो बोल रहा हूं उसे अपने शब्दों में लिखते चले, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही आर्टिकल 19 है, जब भी कहीं आएगा तो इस तरह के एग्जांपल्स आप दे देकर वहां पर आप इसका आंसर लिख पाओगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, ये आर्टिकल 19 को हमने देखा। ठीक है, अब देखिए, ये आर्टिकल 19 में कुछ क्या किए गए हैं, कुछ प्रावधान प्रोविजन है, वो क्या क्या है, किस आधार पर आपको स्वतंत्रताएं मिलती हैं, वो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 19 जो है उसमें क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, अब देखिए 19 आर्टिकल आपका, यानी अनुच्छेद 19(1)(a) में, ठीक है, 19
1A में क्या कहा गया है, ए में क्या कहा गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या कहा गया, ये अनुच्छेद 19 बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है, जिसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं कि आपको बहुत सारी स्वतंत्रताएं मिली हैं। जैसे झंडा लेकर आपको झंडा फहरा सकते हो, बहुत सारी स्वतंत्रताएं आपको मिली गई हैं। ठीक है, तो भैया क्या है, वही हम देखते हैं क्या क्या स्वतंत्रताएं आपको मिली हैं। ठीक है, क्या क्या फ्रीडम आपको मिला हुआ है। ठीक है, ऐसे ही किसी नागरिक पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या स्वतंत्रताएं मिली हैं, क्या क्या फ्रीडम आपको मिला है इस अनुच्छेद के अंतर्गत, ये मूल अधिकार के अंतर्गत, वो अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, 19A में क्या लिखा गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, क्या वही जो हमने देखा, क्या लिखा गया है, सीधा सीधा आर्टिकल 19A में लिखा गया है बोलने और एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता। अब आर्टिकल 19B में क्या कहा गया है, 19(1)(b), यानी कि इसी आर्टिकल, इसी अनुच्छेद में आगे नीचे क्या कहा गया है, क्या कहा गया भैया, शांतिपूर्ण, क्या है, शांतिपूर्ण आप सम्मेलन कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो। क्या है, शांतिपूर्ण, अभी मैं बताता हूं इसका क्या मतलब। शांतिपूर्ण सम्मेलन क्या है, बिना हथियार लिए, बिना हथियार के, यानी बात को समझिएगा, यानी आप कहीं सम्मेलन कर रहे हैं, कुछ लोग, आप लोग इकट्ठा होकर कहीं सम्मेलन करना चाहते हैं, तो ये क्या है, ये अगर आप शांति तरीके से कर रहे हैं तो आपको ये अधिकार मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, ये अधिकार आपको मिला हुआ है, लेकिन बिना हथियार के। कोई भैया हथियार वगैरह लेकर आप कहीं बैठकर आप सम्मेलन कर रहे हो, कुछ और इरादा है आपका, तो ये बिल्कुल नहीं, ये आपके पास अधिकार नहीं है। किस, क्या अधिकार है, शांतिपूर्ण सम्मेलन का बिना हथियार लिए। ये सीधा सीधा 19 अनुच्छेद आर्टिकल आपका क्या है, आर्टिकल 19(1)(b) में साफ साफ ये क्या कहा गया है, अनुच्छेद 1। अच्छा, 19 में ही ये कहा जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें 19 में ही कही गई हैं। अब देखिए, यही आर्टिकल क्या है आपका, आर्टिकल 19(1)(c) में क्या कहा गया है, यहीं पर साफ साफ कहा गया है कि भैया ये संघ बनाने की, समूह बनाना और संघ का निर्माण करना, इसमें भी आपको क्या है, समूह बनाना, समूह एवं संघ बनाना, बात को समझिएगा, इसका भी अधिकार आपको दिया गया है। यानी कि आप कोई समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाना चाहते हैं, ठीक है, 8, 10, 15, 20 या जितने लोगों का आप कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो इस ग्रुप को बनाने का भी अधिकार आपको है। कोई पुलिस वाला, कोई भी कानून लीगल जो मामला है वो आप पर नहीं चलाया जाएगा। ठीक है, आपको ये अधिकार मिला है। ठीक है, आप ये मानते हैं कोई समूह बनाकर आप कहीं जाना चाहते हैं, या फिर आप, कहने का मतलब है समूह बनाना, ये आपको अधिकार है, इस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं किया जाएगा। यानी कि आप, पुलिस आकर ये नहीं कह सकती कि आप ये लोग समूह बनाकर ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो भैया ये समूह बनाना क्या है, समूह आप क्यों बना रहे हो, ये पूछ नहीं सकती, ये आपका अधिकार है समूह संघ बनाने का। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 19(1) में ही कहा गया है, डी वाले पार्ट में क्या कहा गया है, किसी को मालूम है, डी वाले पार्ट में कहा गया भैया आपको क्या है, भारतीय क्षेत्र में, यानी कि इंडिया के सारे जो भी भारत के क्षेत्र है, पूरे देश में आप क्या है, वो मुक्त तरीके से बिना किसी रोक टोक के आप इधर उधर जा सकते हो, आवागमन आप कर सकते हो। क्या है भैया, साफ साफ कहा है भारतीय क्षेत्र में मुक्त फ्री तरीके से आप आवागमन, ठीक है, आप कर सकते हो। क्या इसका मतलब है, मतलब आप पूरे इंडिया में कहीं भी इधर उधर क्या कर सकते हो, आप मूव कर सकते हो, मोबिलिटी वाले पोजीशन में आप रह सकते हो, कोई भी आपको रोकेगा नहीं। ये साफ साफ यहां पर कहा गया है, भारतीय क्षेत्र में फ्री तरीके से आप घूम सकते हो। ये कोई नहीं पूछेगा भैया यहाँ इस राज्य में क्यों आ गए, कहाँ हो, कहाँ क्यों, भैया ये नहीं पूछेगा। साफ साफ पता है कि भैया जो इंडिया के किसी भी एरिया में आप क्या है, फ्री तरीके से आप मूव कर सकते हो। तो ये क्या है, इसकी स्वतंत्रता आपको मिली है। ठीक है, अब देखिए यही आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 19 में ही क्या और क्या कहा गया है, आर्टिकल 19(1)(e) में देखिए आपको क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि भैया कहीं भी आप बसना चाहते हैं, निवास करना चाहते हैं पूरे भारत में, तो क्या है भैया, निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता। क्या है भैया, निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता, बात समझ रहे हैं ना,
कि मतलब आप मान लेते हैं कि आप कहीं मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, एमपी के रहने वाले हैं, और आप चाहते हैं कि कहीं और किसी भारत के किसी और क्षेत्र, किसी और क्षेत्र में आप जाएं, किसी और राज्य में आप जाएं, वहां पे आप निवास करना चाहते हैं, वहां घर बनवा कर रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, तो ये स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि भैया मेरे राज्य वाले में आप आकर क्यों निवास कर रहे हो, क्यों घर बनवा रहे हो, क्यों बस रहे हो। ये आपको अधिकार मिले हुए हैं और आपको ये कोई छीन नहीं सकता। ये स्वतंत्रताएं आपको इसी आर्टिकल 19 के थ्रू ही मिली हुई हैं। बात समझ रहे हैं? चलिए ये नोट डाउन कर लें, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आर्टिकल 19 एक ई तक हमने देखा, ठीक है। अब आर्टिकल 19, यही हम सारे आर्टिकल ही देख रहे हैं, इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं ये देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आर्टिकल 19 एक एफ में क्या कहा गया है। आर्टिकल 19 एक एफ में क्या कहा गया भैया, यानी कि आर्टिकल 19 में ही ये सारी चीजें कही गई हैं, है ना, कि जैसे का, खा, गा, इस तरह से क्या है भैया, ये इस तरह से वही ए बी सी डी लिखा जा रहा है कि ए सीरीज में है कि क्या क्या बातें कही गई हैं, ठीक है। तो भैया क्या है आर्टिकल 19(1)(f), किसी को मालूम है और क्या क्या बातें इसमें कही गई हैं? इसमें ये कहा गया है भैया, कहा गया था संपत्ति के अर्जन करना और संपत्ति का जो है व्यय करना, ये इसी में आता था। क्या कहा गया था? संपत्ति का अर्जन करना, अर्जन करना और क्या है, और क्या है करना, और व्यय करना, व्यय करना, ठीक है। यानी संपत्ति को खरीदना और कहीं संपत्ति अपनी बेचना जो है वो क्या था, वो आर्टिकल 19 में ही आता था। क्या है? आर्टिकल 19(f) में ही आता था। लेकिन क्या है भैया, ये इसको हटा दिया गया। किसको? इसको खत्म कर दिया गया, है ना, मूल अधिकार से इसको हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया है। पता है ना संपत्ति के अधिकार को। तो भैया क्या है, यहां आर्टिकल 19 में ये स्वतंत्रता थी, आपको क्या दी गई थी कि आप संपत्ति को अर्जन कर सके और इसको क्या कर सकते, इसको बेच सके, व्यय कर सकते। लेकिन इसको क्या है, इसको खत्म कर दिया गया। कब खत्म किया गया भैया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब वो संपत्ति का अधिकार किसमें चला गया, किसमें चला गया? 301 का मामला चला गया ना, वैधानिक अधिकार बन गया ना। यानी कि ये जो आर्टिकल है आपका, जो आपका 31 वाला मामला था, वो खत्म करके कहां डाल दिया गया, वो वैधानिक अधिकार। तो संपत्ति के अर्जन वाला मामला और ये खत्म करके कहां, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे खत्म कर दिया गया। तो ये क्या यहां पर डिस्कस किया गया था, संपत्ति का अर्जन और व्यय करना, ठीक है। उसे अब कहां, वैधानिक अधिकार में, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी वाला मामला चला गया, है ना। तो क्या है भैया, ये क्या है, आर्टिकल 19(1)(f) वाला मामला है, ठीक है। अब एफ, ये नोट डाउन कर लें, ये सारी चीजें नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब यही जी में क्या कहा गया है, आर्टिकल 19(1) जी में क्या कहा गया है यहां पर, कि व्यापार करना, आप व्यापार कर सकते हो, आप वाणिज्य का मामला है वो भी कर सकते हो, और क्या है, और आप व्यवसाय किसी प्रकार का कर सकते हो। ये सब क्या है, व्यापार वाला मामला, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, ये सब क्या है, आप ये सब कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप ये सब कर सकते हो। क्या? व्यापार कर सकते हो, वाणिज्य कर सकते हो, क्या है, व्यवसाय कर सकते हो, आजीविका की स्वतंत्रता, यानी कि आप रोजगार कर सकते हो। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब रोजगार वाला मामला क्या है, रोजगार, आजीविका, मतलब आजीविका, ठीक है। ये सब क्या मामला, ये आप कर सकते हो, ठीक है। इसकी स्वतंत्रता मिली, यानी कि आप व्यापार कर सकते हो, समझ रहे हैं, या और क्या कर सकते हो, वाणिज्य कर सकते हो, आप कोई भी व्यवसाय चुन सकते हो। आप चाहते हो कि आप किसी चीज का बिजनेस करना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो, रोजगार कोई चाहते हो, आप ये सब आप कर सकते हो, आपको स्वतंत्रता मिली है, कोई आपको रोक नहीं सकता। बात क्लियर हो गई? तो प्लीज इसे आप क्या करें, एक बार नोट डाउन कर लें, और प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर एक बार बताएं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर नहीं आ रही हैं, पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, और लाइक का बटन जरूर दबाएं, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो ये क्या है, आर्टिकल 19 जी, ये पूरा ये आर्टिकल 19 में ये सारी चीजें एक एक सीरीज में, एक क्रम में लिखी गई हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर ले। चलिए अब देखिए ये क्या है
ये आर्टिकल 19, इसको अभी हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, रोजगार की स्वतंत्रता जो मिली है हमें, उस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। क्या है, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कुछ भी व्यापार कर सकते हो, उस पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी लगाई गई हैं। वो अब हम देखते हैं। क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रताएं वगैरह, इस पर क्या है, हम क्या कह सकते हैं। देखिए, जो आपकी व्यापार करने का जो मूल अधिकार आपको मिला है, ये मूल अधिकार ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, फंडामेंटल राइट ही तो है हमारा कि हम व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, रोजगार हमें मिलना चाहिए। ये सब क्या है, ये हमारे मूल अधिकार ही तो है ना। आर्टिकल 19 के थ्रू हमें मिले हुए हैं वाणिज्य करना, व्यापार करने का। तो भैया ये जो व्यापार करना, वाणिज्य करने की जो स्वतंत्रता है, व्यापार वाणिज्य की जो स्वतंत्रता हमें मिली है, व्यापार और क्या भैया, वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये जो स्वतंत्रता हमें मिली है, इस स्वतंत्रता को क्या है, जो हमारी सरकार है, यानी हमारा जो राज्य है, वो क्या कर सकता है, इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। क्या कर सकता है, इस पर क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध अभी मैं बताता हूं क्या है, प्रतिबंध लगा सकता है। कौन लगा सकता है भैया, ये जो राज्य है और सरकार। यानी राज्य का मतलब क्या है, हमारा जो देश है, हमारा देश वो क्या है, हमारी जो राज्य की सरकार है या राज्य जो है वो हमारा क्या है, वो इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। किस पर प्रतिबंध लगा सकता है, आपके व्यापार करने पर, आपकी वाणिज्य जो आप कर रहे हो उसकी स्वतंत्रता पर रोक लगा सकता है। अब आप कहेंगे कि एक एंड पे तो ये कहा गया कि भैया व्यापार करने का अधिकार है, वाणिज्य का अधिकार है, तो भैया अब रोक क्यों लगा रहे हैं, प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं व्यापार करने और इन सब पर। तो देखिए भैया, इस पर प्रतिबंध क्या है, लगाया जा सकता है। कब लगाया जा सकता है, जब व्यापार के लिए क्या है भैया, इन सबों पर एक कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई जा सकती हैं। यानी कि बात को समझिएगा, कोई आप व्यापार करना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उस पर यह कहा जा सकता है कि उसकी शैक्षणिक योग्यता तय की जा सकती है। शैक्षणिक क्या की जा सकती है, योग्यता। मतलब आप इतने पढ़े होगे, ये आपके पास ये डिग्री होगी, तभी आप इसका क्या कर सकते हो, इसका व्यापार कर सकते हो। तो ये क्या है, ये शैक्षणिक योग्यता वाला मामला, यानी कि ये लगाया जा सकता है, अगर आपके पास ये डिग्री है, ये शैक्षणिक योग्यताएं हैं, तभी आप ये व्यापार कर सकते हो। तो ये क्या है, इस पर सरकार या राज्य क्या है, प्रतिबंध लगा सकती है। सभी, हर कोई नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि भैया उसके लिए एक डिग्री चाहिए। तो ये क्या है, इस पर प्रतिबंध सरकारें लगा सकती है, राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो क्या है, इसकी योग्यताओं का क्या कर सकती है, शैक्षणिक योग्यताओं का निर्धारण कर सकती है। ठीक है, ये इंपोज किया जा सकता है। अब ये क्या है, ये व्यापार के लिए न्यूनतम क्या है कि अब आप ये बात समझिए कि आप मानते हैं कि आप कहीं मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं, मेडिकल स्टोर आप ओपन करना चाहते हैं, तो ये मेडिकल स्टोर हर कोई ओपन नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि भैया अगर हर कोई ओपन कर देगा तो दवाइयां तो मेडिकल स्टोर पे हर कोई दे तो नहीं पाएगा, हर कोई उसकी नॉलेज नहीं रखता है ना। तो भैया क्या है, मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए क्या है, एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की जरूरत होती है। क्या है भैया, ये इसकी जरूरत होती है, आपकी इसकी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, डिग्री की आवश्यकता होती है, इसकी होती है, इसलिए कहा गया है। अब भैया अगर ये योग्यता नहीं रखती सरकार, अगर इस पर प्रतिबंध नहीं लगाती कि हर कोई मेडिकल स्टोर खोल लेता, तो क्या भैया आज के डेट में हर कोई अगर दवाई दे सकता है क्या, मेडिसिन जो है हर कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता ना, हर कोई उसकी जानकारी नहीं रखता। तो भैया ये क्या है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं सरकार इस पर क्या कर सकती है, निर्धारित कर सकती है। अब ये मैं इसको समझा रहा हूं, रिटर्न में आपको नहीं लिखवा रहा हूं, इसे आप अपने शब्दों में लिखे, मैं बार बार कह रहा हूं, इसे आप अपने वर्ड्स में अपनी कॉपी पर लिखे। क्या लिख सकते हैं आपकी भैया, मूल अधिकार में क्या है, मूल अधिकार में व्यापार और वाणिज्य की जो स्वतंत्रता मिली हुई है, उस पर सरकार, जो हमारी राज्य है, वो क्या कर सकती है, वो प्रतिबंध लगा सकती है। और जो प्रतिबंध का आधार हो सकता है, वो जैसे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर क्या है, ये कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। बात को समझ आया, क्लियर हो गई चीजें, तो प्लीज इसे नोट डाउन आप कर लें। नोट डाउन कर लिया आपने, चलिए। तो ये क्या है, ये कुछ रिस्ट्रिक्शन आपको लगाए जा सकते हैं, ये अपने वर्डिंग में आप नोट कर लें। देखिए, अब देखिए यहीं पर और हम क्या देखते हैं, ये पॉइंट में आप लिखते चले, ये पॉइंट में सीधा सीधे ऐसे आंसर आपको लिखना भी है, टू द पॉइंट आपको नोट्स बनाना है। मतलब आपको पॉइंटर फॉर्म में जो मैं एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूं, वो ऐसी तरह से आप पॉइंटर फॉर्म में इसको नोट डाउन करते चले, ठीक है, एक एक पॉइंट में, ताकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप अपने आंसर, जो अपनी कॉपी है वो आप रिवाइज कर रहे हो, तो आपको इजिली डाइजेस्ट हो सके, इजिली आप उसको समझ सके। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये तो क्या रही, ये तो व्यापार पर जो प्रतिबंध लगाने की बात है वो तो कही गई, ठीक है।
आगे हम जब मूल अधिकार हमारा खत्म हो जाएगा तो हम क्या देखेंगे, डीपीएसपी देखेंगे, नीति निर्देशक तत्व देखेंगे। आगे संविधान में एक क्या है, एक नीति निर्देशक तत्व, जैसे मूल अधिकार के नाम से ये आपको अधिकार मिले हैं ना, इसमें आपका कितने आर्टिकल 12 से लेकर आपका पूरा क्या है डिस्कस किया गया है, 13, 14, 15 में ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं कि ये अधिकार आपको मिले हैं। वैसे आपको निदेशक तत्व के नाम से क्या है, निदेशक तत्व के नाम से क्या है, ये आपके कर्तव्य हैं, मतलब ये आपको करना चाहिए, ठीक है। तो ये आगे अभी हम देखेंगे कि क्या है नीति निर्देशक तत्व जो राज्य के हैं, डीपीएसपी, वो देखेंगे क्या है। अब ये जो नीति निर्देशक तत्व है, इसी निर्देशक तत्वों में क्या है, एक बात कही गई है संविधान के, ये जो मैंने बताया कि डीपीएसपी है ना, जिसको किसके नाम से जानते हैं, डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। अभी आगे हम देखेंगे कि क्या मतलब इसका है, ठीक है, निर्देशक तत्वों के नाम से जानते हैं, ठीक है, निर्देशक तत्वों के। अब इसी निर्देशक तत्वों में क्या कहा गया है, लिखा गया है कि संविधान के निर्देशक तत्वों में लिखा गया है कि यह उल्लेखित है कि दवाइयों के अलावा क्या है, शराब के उपयोग पर क्या है, जो हमारी सरकार है, जो हमारी जो राज्य है, वो प्रतिबंध लगा सकती है। मैंने अभी आपको बताया ना, क्या बताया, तो निर्देशक तत्वों में क्या है, निर्देशक तत्वों में क्या साफ साफ कहा गया है, क्या कहा गया है, निर्देशक तत्वों में उल्लेखित है, इसको डिफाइन किया गया है, इसको उल्लेखित है कि क्या उल्लेखित है कि शराब कह रहा हूं मैं, दवाइयों के अलावा क्या है, के अलावा शराब पर भी सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, बात को समझिएगा, सकती है। ये हमारा सीधा संविधान के निर्देशक तत्वों में इस बात को लिखा गया है। क्या लिखा गया कि भैया कि दवाइयों पर, अब दवाइयां तो भैया ये ऐसा है ना कि कई ऐसी दवाइयां भी आती हैं जो क्या है, जो आप कई ऐसी दवाइयां हैं जो हमारे समाज में क्या है भैया, इस तरह की दवाइयां भी बना दी जाती हैं जो जरूरी नहीं है, या फिर उसके नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं सोसाइटी पर और हेल्थ पर भी उसके नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। तो ऐसी दवाइयों को क्या है, ऐसी दवाइयों पर भी प्रतिबंध तो लगा ही सकती है सरकार। और इसी के साथ साथ क्या, ये जो सरकार है वो शराब पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। ये साफ साफ हमारे संविधान के निर्देशक तत्वों में लिखा गया है। कहां लिखा गया भैया, निर्देशक तत्वों में साफ साफ ये लिखा गया है, ठीक है। तो ये क्या है, शराब पर प्रतिबंध लगा सकती है, क्लियर। अब आप ये कहें, एक बात बताइए, बिहार में आपकी शराबबंदी की गई है ना, शराबबंदी बिहार में की गई, तो ये व्यापार करने की स्वतंत्रता, आप कहेंगे कि शराब पर क्या है, शराब पर बिहार सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, तो ये तो आप फिर सोच सकते हैं कि ये प्रतिबंध अगर सरकार ने लगाया शराब पर, तो ये व्यापार करने की स्वतंत्रता कहां हो रही है, हमारी छीनी जा रही है। आप ये सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, आपकी व्यापार करने की स्वतंत्रता क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता छीनी जा रही है ना। लेकिन नहीं, ये बात नहीं है। ये जो व्यापार करने की स्वतंत्रता है, इसमें साफ कहा गया है कि शराब पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, तो इसीलिए व्यापार करने की स्वतंत्रता में ये क्या है, ये आप ये कह सकते हैं सरकार ये व्यापार करने की स्वतंत्रता नहीं छीन रही है। इसलिए बिहार सरकार है, उसके द्वारा जो ये कानून लाया गया शराबबंदी वाला, वो कहीं ना कहीं लॉजिकल लगता है, तार्किक प्रतीत होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं, इसके साथ साथ आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि बिहार सरकार द्वारा, इसे नोट डाउन कर ले प्लीज, ये जो नोट डाउन कर ले, बिहार सरकार द्वारा व्यापार करने की स्वतंत्रता, क्या कर सकते हैं हम, व्यापार करने की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या है भैया, ये सारी चीजें तो आती हैं। इसके साथ साथ क्या है, बिहार सरकार, आप एग्जांपल भी दे सकते हैं कि क्या भैया, बिहार सरकार द्वारा की गई शराबबंदी क्या है, शराबबंदी तार्किक प्रतीत होती है, लॉजिकल ये दिखता है, तार्किक प्रतीत होती है, ये लॉजिकल वाला मामला है ना। तो ये क्या है, ये आप ये नहीं कह सकते कि व्यापार की स्वतंत्रता हमें मिली है और बिहार सरकार ने इसको बंद कर दिया शराब के व्यापार को।
तो ये क्या है, ये सही है, लीगल है और ये वैधानिक है ना। तो इसे आप प्लीज अपने वर्ड्स में इसे नोट डाउन कर लें। ये आर्टिकल 19 कुछ इस तरह से था, ये हमने यहां पर खत्म किया। अब देखिए जैसे राष्ट्रद्रोह का मामला है, देशद्रोह का मामला है, बोलने पर देशद्रोह वाला कानून लगा दिया जाता है ना। 124 वाला मामला है ना, ये जो 124 वाला मामला है वो क्या है उसे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और वो डिस्कस करते ही थोड़ा सा ये बाकी आपका आर्टिकल 19 समाप्त हो जाता है। और आर्टिकल 19 बहुत ज्यादा विस्तृत है, ठीक है। हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो आप प्लीज पढ़ना ना भूले, जो आपको प्रोवाइड किया जाता है वो स्टडी मटेरियल। आप छोटी छोटी चीज, जैसे आप स्टेट पीसेस दे रहे हो या कुछ दे रहे हो, तो छोटी छोटी चीजें कभी कभी पूछ ली जाती हैं, तो स्टडी मटेरियल इसलिए कहते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल 19 इस तरह से खत्म हुआ, ठीक है। अब ये अगले लेक्चर में हम आर्टिकल 20 की तरफ बढ़ेंगे, अनुच्छेद 20 की तरफ बढ़ेंगे। 20 को हम बारीकी से पढ़ेंगे कि क्या कहता है 20 और किस तरह से सारी चीजें। 20-21 जल्दी जल्दी अब हम मूल अधिकार को खत्म करेंगे, ताकि और इसके बाद आपकी क्लासेस जल्दी जल्दी आगे बढ़ सके, ठीक है। चलिए, ये तो ओवरऑल सारी चीजें रही। अब इसे नोट डाउन प्लीज कर ले, मैं बार बार कह रहा हूं, इसे आप नोट डाउन करते चले। आप अगर नोट नहीं बना रहे हो, नोट्स आप अपने शब्दों में नहीं लिख रहे हो, तो ये मान कर चलिए कि ये जो क्लासेस हैं वो आपको एकमात्र क्या बनकर रह जाएंगी कि आप कहीं कोई भजन सुन रहे हो, भजन वाला ही मामला रह जाएगा और आप रिकॉल नहीं कर पाओगे एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्लास में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, 9711141048 पर इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको एंटरटेन किया जाएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को। इसकी लिंक इसी वीडियो के, टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप व्हाट्सएप जो हमारा क्या है भैया, व्हाट्सएप जो ग्रुप है हमारा, उससे भी आप जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको जुड़ना है तो आप क्या करें, इस पर आप हमें क्या कर दें, व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसे आपको जो ग्रुप में है वो जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक का बटन जरूर दबाएं, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि वो भी कुछ इस तरह से एडुकेट हो सके, कुछ समझ सके, कुछ सीख सके। और किसी की आकांक्षा है, किसी की डिजायर है अगर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करने की, तो वो भी क्या है, इन सब चीजों से थोड़ा बहुत सीख सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, कल की क्लास में मिलते हैं।